Assalamu alaikum. My name is Ashwati and my topic of presentation is verb. So starting with the definition of the verb, what actually verb is? Verb होता क्या है? Actually verb is a word which states two things. The first one is it shows or denotes a function or state of something. किसी चीज की हालत को जाहिर करेगा या किसी चीज के एक्शन को, किसी सब्जेक्ट के एक्शन को, जो कोई सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है उसको जाहिर करेगा, या सब्जेक्ट की कंडीशन या स्टेट को जाहिर करेगा। सो ऐसा वर्ब जो किसी सब्जेक्ट की स्टेट को जाहिर करे, वो सब्जेक्ट थिंग भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। सो द वर्ब व्हिच शोज द स्टेट ऑफ अ सब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब and the verb which shows the action is called dynamic verb. For example, just taking an example, he sleeps, वो सोता है। So sleep, he is not sleeping someone or sleeping something, वो सो रहा है, it's his inert condition, एक अंदरूनी हालत है, स्टेट है जिसको वर्ब डिफाइन कर रहा है, ना कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। ऐसे वर्ब्स को हम जैसे थिंग्स की आ जाता है, इसमें अपीयर्स आ जाता है, सीन्स आ जाता है, इसमें इस कैटेगरी को हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स। और डायनामिक जो कि बिल्कुल कॉमन यूज होते हैं, जो एक्शन को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल ही वॉक्स, वो चलता है। अब चलना इज अ एक्शन, एक अमल है। और फॉर एग्जांपल ही स्टडीज, वो पढ़ता है, ये भी एक्शन है। फॉर एग्जांपल ही थ्रोज द बॉल, वो बॉल को फेंकता है, ये भी एक एक्शन है। उसके आगे इसकी क्लासिफिकेशन है वेरियस टाइप्स की। फर्स्ट वन इज द मेन वर्ब। मेन वर्ब होता क्या है? Actually, the main verb in the sentence, it has the real meaning and it defines the action of the subject. ये real meaning रखता है sentence में, that is its importance, और ये action of subject को define करता है। For example, he is playing cricket. इसमें is आ जाता है helping verb के तौर पर। helping verb वो verb होता है जो main verb के मीनिंग्स को डिलीवर करने में उसकी हेल्प करता है, और साथ साथ टाइम जमाने को भी जाहिर करता है। अगर इस है तो दैट्स मीन इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, अगर वाज आ जाएगा दैट्स मीन इज पास्ट कंटीन्यूअस है। सो साथ साथ ये टाइम यानी कि टेंस में डिफाइन करने को कि एक्शन कब हुआ उसको डिफाइन करने में मदद करता है, और साथ इसके मीनिंग्स को डिलीवर करने में मेन वर्ब की हेल्प करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब की आगे तीन कैटेगरीज हैं। एक है प्राइमरी, दूसरी है मॉडल वर्ब, और तीसरी है सेमी मॉडल वर्ब। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं? बी वर्ब्स। बी वर्ब्स कौन से होते हैं? इज, एम, आर, किसी चीज के होने को डिफाइन करते हैं। इनको हम लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। बी में आता है इज, एम, आर, प्रेजेंट टेंस में वाज और आता है पास्ट टेंस में। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, he is sleeping, वो सो रहा है। sleeping is the main verb and is defining its action, उसकी हेल्प कर उसके एक्शन को डिलीवर करने में। उसी तरह has और have, they have eaten, जो कि परफेक्ट टेंस के हैं, they have eaten apple, eaten is the complete action which was you can say completed sense by have helping verb। do और does, do I know you जो क्वेश्चंस में या काम के करने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आया मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल वर्ब्स वो होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कैन, वुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एक्सेट्रा, जो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही कैन पास द एग्जामिनेशन, इसमें कैन मॉडल वर्ब है और पास मेन वर्ब है। ओके, और कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई। इसी तरह बाकी जो मॉडल वर्ब्स हैं सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कुछ इनमें से मॉडल वर्ब हैं जो कि सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं और मॉडल वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल, नीड है, देयर है, यूज। अब नीड नेसेसिटी में आता है और जरूरत के मायनों में भी यूज होता है। सो इट इज द सेमी मॉडल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाए, समटाइम्स पार्शियली और समटाइम्स मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाए। अब वर्ब की कैटेगरीज के बाद कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको अपना एक्शन, ये तो क्लियर हो गया कि वर्ब एक्शन डिलीवर करता है, किसी काम के करने को शो करेगा। जब एक्शन को डिलीवर करना, समटाइम्स एक्शन किसी चीज पे परफॉर्म हो रहा होता है, उस परफॉर्म करने वाला जो वर्ब है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो किसी ना किसी चीज को पास ओवर करेगा, जिस पे वो पास ओवर करेगा वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इस लिहाज से इसकी दो कैटेगरीज हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है which pass over the action on an object, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना एक्शन पास करता है। फॉर एग्जांपल, I threw the ball, मैं गेंद फेंकता हूं। अब I threw ये मेरा हो गया एक्शन। I threw what, अगर आप threw के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, threw what, I threw the ball, I threw what, ball।
तो कॉल के ऊपर एक्शन परफॉर्म हुआ, वो ऑब्जेक्ट होगा। कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको अपनी सेंस डिलीवर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, कंपल्सरी होता है वो। सो वर्ब्स which require an object is called transitive verb to pass over its action. For example, I slapped you, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। I slap मेरा हो गया एक्शन, थप्पड़ मारना। Who slapped, किसको मारा मैंने? You is the object and is the direct object. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट की तरफ भी आएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर सबसे पहले एक्शन परफॉर्म किया जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके लिए आप एक्शन को परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जांपल, आई गेव द बुक टू यू, मैंने तुम्हें किताब दी। फर्स्ट टाइम हैंड ओवर द बुक, पहले मैंने किताब दी, बुक पे एक्शन डिलीवर हुआ। किसके लिए एक्शन डिलीवर किया मैंने? यू के लिए। बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके लिए मैंने एक्शन परफॉर्म किया वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? which do not pass over the action, जिनको अपने मीनिंग या सेंस कंप्लीट डिलीवर करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता है। अब ही स्माइल्स, स्माइलिंग एट व्हाट, दैट इज नॉट नेसेसरी हियर, कि वो किस चीज के ऊपर मुस्कुराता है या वो मुस्कुरा रहा है किसी को। नो, ही स्माइल्स, इट इज ओनली अ वर्ब which can deliver its meaning without an object। उसके बाद आ जाता है मल्टी-वर्ड वर्ब। मल्टी-वर्ड वर्ब मल्टाई से जाहिर होता है। मल्टी-वर्ड वर्ब कौन सा होगा? मल्टी-वर्ड जिसमें वो एक से ज्यादा अल्फाज होंगे। हेल्पिंग और मेन वर्ब होते हैं, यहाँ पे कंबाइन 3 वर्ड्स आएंगे जिसमें एडवर्ब भी होगा, प्रीपोजिशन भी होगा और वर्ब भी होगा। फॉर एग्जांपल, कम अप विद की एग्जांपल ले लेते हैं। I have to come up with, it is a preposition, come up फ्रेजल वर्ब भी है और फ्रेज भी है। अप्रूव, और इसके बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। जो मल्टी वर्ड वर्ब होते हैं जिसमें एक दो से ज्यादा अल्फाज होते हैं, जिसमें वर्ब होता है, वर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ना कि इनडायरेक्ट आएगा। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू कम अप विद एक्शन परफॉर्म होगा एट व्हाट, किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म होगा? प्रूफ, सबूत। सो प्रूफ इज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू प्रूव माय इनोसेंस। उसके बाद आया था फिक्टेटिव वर्ब। कौन से होते हैं? फिक्टेटिव वर्ब जो कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के तौर पे भी यूज करते हैं, कि ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो जिनका प्रेडिकेट कंप्लीट नहीं होता। सो ये हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई थिंक मार्लो, हियर थिंक इज ट्रांजिटिव वर्ब। थिंक इंट्रांजिटिव के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। आई थिंक मार्लो, मार्लो व्हाट, मैं मार्लो को सोचता हूँ। व्हाट, इसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी सेंटेंस की सेंस कंप्लीट नहीं हो रही। सो आई थिंक मार्लो अ यूनिवर्सल ड्रामाटिस्ट। मार्लो ऑब्जेक्ट था, यूनिवर्सल ड्रामाटिस्ट में ड्रामाटिस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इट विल बी द ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सो फिक्टेटिव वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल होता है, वहां पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें भी यूज किया जाता है। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? सो लिंकिंग वर्ब ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आपस में लिंक करता है। एक्चुअली व्हाट कॉम्प्लीमेंट इज, फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, कॉम्प्लीमेंट इज एन एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है। बट व्हाई वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट? बिकॉज़ व्हेन वी पुट आउट द एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस इट डिलीवर्स इट्स कंप्लीट सेंस, बट व्हेन वी pick out the complement from the sentence is senseless. For example, they are rich. If we remove the rich from the sentence will not deliver its complete sense. They are what they are. Rich will complete its meaning. And are is a linking verb. Linking verb does not show an action. It shows the being of something. किसी चीज के होने को जाहिर करेगा. That is why rich is also verb to be. They are rich, subject, linking verb plus कॉम्प्लीमेंट आ गया। इफ द रिच इज एडजेक्टिव, अगर कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव है दैट विल बी प्रेडिकेट एडजेक्टिव, अगर वो नाउन है प्रेडिकेट नाउन हो जाएगा। एंड देन द रिजल्टिंग, ये करंट लिंकिंग वर्ब था जो फर्स्ट एग्जांपल है, दे आर रिच। रिजल्ट लिंकिंग वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब लिंकिंग वर्ब जो किसी रिजल्ट को शो करता है, यानी कि जिसके होने से कुछ रिजल्ट निकलता है। फॉर एग्जांपल, ही फेल इन लव। और फेल इन कोई नीचे गिरना नहीं है, इट इज द स्टेट ऑफ बीइंग इन लव। ओके, सो फेल इन नॉट अ वर्ब व्हिच शोज एन एक्शन बट इट इज अ लिंकिंग वर्ब, और इसका रिजल्ट भी है फेल इन
fell where? In love state है. So suddenly resulted falling in sentence was he fell in love suddenly. उसके बाद causative verb है. Causative verb कौन सा है? जैसे इसके नाम से जाहिर है. What causative verb is? A causative verb which shows and a cause, जो किसी cause को जाहिर करते हैं या कोई verb जो cause करता है किसी चीज के लिए. Which cause something. For example, he helps me. उसने मेरी मदद की या वो मेरी मदद करता है. In presenting presentation. Helps की help का cause क्या निकला? मैंने presentation present की. So that is causative verb जो किसी चीज को cause करता है. Result निकलता है. Result नेगेटिव फॉर्म में भी आ सकता है. After that, what is non-finite and non-finite form of verb? So let's describe it briefly like such given this chart. Here it is. Infinitive verb 5 types के होते हैं, 5 किस्म के verb होते हैं. The one is first of all infinitive. Infinitive which takes 2 plus first form of verb, and it is non-finite because it does not limit the time and not the pure form of the verb. So second is bare infinitive, but bare infinitive which comes without to or any kind of, you can say, helping verb. Single verb and with s or es in the present tense, and it's a finite form. Why we call it finite form? We will discuss it later. Sorry. Third, present participle. What present participle is? So first form of verb plus ing, which we usually call the fourth form of the verb, is called non-finite because it also does not limit the time in the tense. Fourth one is the past tense. Past tense, past indefinite or past simple tense, in which we take the second form of the verb without any helping verb, and it is called finite form. Fifth one is past participle, which is the third form of the verb and ends in ed mostly or n or en, and it is also the non-finite form. So why we call the finite form is only to bare infinitive and past tense. We call it bare infinitive and past tense finite form because first of all it limits the time. In the present indefinite tense, we do not use a helping verb first form of verb in the simple sentence. Same is the case in the past tense. We do not use any kind of helping verb in the simple sentence, and it limits the time in the present simple and the past simple, and it's a pure form of the verb as I described earlier, used without helping verb. That was all from my side. Hope that you will like it. Jazakallah khair.